हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने अपनी क्लास 10th की हिस्ट्री का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके कुछ पार्ट्स को कवर किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे मिडिल क्लास इमर्ज होकर के आती है और कैसे वह एरिस्टोक्रेट्स के जो प्रिविलेजेस थे, ठीक है, उसको खत्म करती है, ठीक है, उन्हें कैसे अपोज करती है, कैसे मिडिल क्लास इमर्ज होकर आई, कहाँ से आई, उन्होंने किस तरीके से अपोज करना शुरू किया प्रिविलेजेस को, जो कि बाय बर्थ आपके फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को लोग यूज कर रहे थे, ठीक है। तो वो आई होप सो आपको जो प्रीवियस वीडियो में हमने बातचीत की थी वो आपको अच्छे समझ में आया होगा कि जो मिडिल क्लास थी वो कहीं आसमान से नहीं उतरी थी, वो आपके थर्ड स्टेट से ही कुछ ऐसे लोग थे जो क्या थे, थोड़े से इंडिपेंडेंट थे। उन्होंने ही क्या किया, ट्रेड वगैरह करके क्या हुए थे, वो प्रीसियस होते चले गए, समृद्ध होते चले गए और धीरे धीरे फिर वो अपने आप को एजुकेट करते गए, अपने ऊपर खर्च करते गए और वो फिलोसफर्स की आइडियोलॉजी से काफी क्या हो गए थे, प्रभावित हुए, इंस्पायर्ड हुए। और फिर वो उनकी जो इंस्पायर्ड आइडियोलॉजी थी, जिस आइडियोलॉजी से वो इंस्पायर्ड थे, फिर उनसे उनको एक रेशनल माइंड मिला, जिससे उन्होंने सोचा और समझा कि कोई भी बाय बर्थ किसी भी तरीके का प्रिविलेजेस कैसे यूज कर सकता है। भगवान ने हमें भी वैसा ही बनाया जैसा उनको बनाया है, तो कैसे किसी को विशेषाधिकार दिया जा सकता है। तो इस सभी चीजों को लेकर के उन्होंने क्या किया था, काफी अपोज किया था। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई थी अपने प्रीवियस वीडियोस में कि मिडिल क्लास कैसे ग्रोथ होती है और कैसे वो एरिस्टोक्रेट्स को अपोज करते हैं, ठीक। अब उसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, मैंने आपको बता दिया, हम आज पढ़ने वाले हैं व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, ठीक है। यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले क्या, यहाँ पे थोड़ा सा हमारी जो भी पर्टिकुलर चैप्टर चल रहा था वो थोड़ा सा यहाँ पे थीम पर आ जाता है, ठीक है। थीम पर आ जाने का मतलब क्या है कि लिबरलिज्म क्या है, अब हम यहाँ पे आज ये समझने वाले हैं, ठीक है। लिबरलिज्म क्या है, लिबरलिज्म के थ्रू कैसे पर्टिकुलर जो भी हमारी रेवोल्यूशन था फ्रांस का, वो कैसे थोड़ा सा वहां पे जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी थी उसका क्या रोल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग वो देखने वाले। तो पहली चीज तो समझते हैं लिबरलिज्म क्या है। तो जो लिबरल थी, ठीक है, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे, यानी जो हमारा मिडिल क्लास था, तो मिडिल क्लास जिस आइडियोलॉजी पर बिलीव करती थी, जिस विचारधारा पे वो काम करती थी, जिस विचारधारा को वो मानती थी, उस विचारधारा को हम लिबरलिज्म कहते हैं। क्या कहा बताया मेरे बच्चों की, लिबरलिज्म और कुछ नहीं है, सिंपल सा क्या है कि जो मिडिल क्लास था, जो मिडिल क्लास इमर्ज होकर के आया था, मिडिल क्लास जो इमर्ज होकर के आया था, तो उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जो उनकी सोच थी, जो उनकी विचारधारा थी, उसी विचारधारा उसी सोच को हम क्या कहते हैं, लिबरलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो जो लिबरल मिडिल क्लास थी, जो लिबरल मिडिल क्लास की आइडियोलॉजी थी, उसी को हम लिबरलिज्म कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक थोड़ी सी बात हो गई किसकी, लिबरलिज्म होता क्या है। अब लिबरलिज्म समझ में आ गया, तो अब हमें धीरे धीरे जो लिबरलिज्म से रिलेटेड जो हम कंसेप्ट आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो भी और अच्छे से आपको समझ में आता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपके एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी गई हैं उसको देख लेते हैं, ठीक। तो आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th century यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू बी आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, कि लगभग 18वीं शताब्दी में अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ था कि जो आइडियोलॉजी थी, लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, उससे क्या हो रहा था कि यूनिटी ऑफ नेशन, ठीक है, जो नेशनल यूनिटी थी उसकी जो भावना थी वो बढ़ती चली गई, ठीक है। कैसे बढ़ती चली गई, क्योंकि उसी समय क्या हुआ था, मिडिल क्लास इमर्ज होकर के आई थी। मिडिल क्लास इमर्ज होकर के आई तो उसको क्या था, एक उसके पास क्या था, एक रेशनल माइंड था, एक सही और गलत को सोचने और समझने की परख, उसको परखने की एक क्षमता थी, ठीक है। उसी क्षमता से क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों की जो आइडियोलॉजी थी, वो लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, वो क्या हुई, स्प्रेड हुई और लोगों को समझ, और उसी से प्रभावित होकर के लोग क्या कर, एक नेशनल यूनिटी की फीलिंग्स के साथ आगे आने लगे, ठीक। तो द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबरल, ठीक है, लिबर, जो आपका लैटिन एक ये जो आपका लिबर है वो क्या है, एक लैटिन वर्ड, ठीक है, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से ही आपका जो लिबरलिज्म है उसको क्या किया गया है, ड्राइव किया गया है, ठीक है, कैरी किया गया। दैट मींस
फ्री, ठीक है। लिबर का मतलब क्या होता है? फ्री। अब फ्री का मतलब क्या है? फ्री का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो मिडिल क्लास है उसकी इमरजेंस किस पे बेस्ड है? उसकी इमरजेंस बेस्ड है आपके मार्केट पर। तो जो मिडिल क्लास थी उसकी सबसे कह सकते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो थी वो मार्केट का फ्री होना था, ठीक है। कि मार्केट जितनी ज्यादा फ्री होगी उतना ही ज्यादा वो ग्रोथ कर पाएंगे, उतने ही ज्यादा वो क्या कर पाएंगे? अपने आप को बढ़ा पाएंगे, ठीक। तो ये चीज थी। तो लिबर का मतलब होता है फ्री। फ्री क्या फ्री होना चाहिए? मार्केट फ्री होनी चाहिए, ठीक है। मार्केट फ्री का मतलब क्या होना चाहिए? कि वहां पे जो प्रीवियस टाइम पे जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाए जाते थे वो रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल के बिल्कुल हटा देने चाहिए। इस तरीके से मार्केट को फ्री होना चाहिए कि कोई भी क्या कर सके? व्यापार कर सके, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड कर सके, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो। आई बात समझ में? तो क्या बात की बच्चों हम लोगों ने कि लिबरलिज्म क्या होता है? तो लिबरलिज्म होता है जो लिबरल मिडिल क्लास थी, जो पढ़े लिखी मिडिल क्लास थी, एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, वो एजुकेटेड मिडिल क्लास जिस आइडियोलॉजी पर बिलीव करती थी, जिस आइडियोलॉजी पर चलती थी, जिस विचारधारा को वो मानती थी, उस विचारधारा या उस आइडियोलॉजी को हम लिबरलिज्म कहते हैं, ठीक है। लिबरलिज्म हमारा एक लैटिन रूट है, ठीक है। लैटिन रूट लिबर से लिया गया है जिसका मतलब होता है फ्री। फ्री का मतलब कि आओ बिजली फ्री ले लो, ठीक है, वो वाला नहीं। फ्री का मतलब होता है कि मार्केट में किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस ना हो, मार्केट पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट हो, वो ऐसी फ्री की बात यहाँ पे हो रही थी। आई होप यहां तक कहानी आपको समझ में आई होगी। आगे क्या लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में? फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, ठीक है। लिबरलिज्म जो मिडिल क्लास, जो न्यू मिडिल क्लास थी, उनका जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी थी वो किस पे बेस्ड थी? फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल दी बिफोर द लॉ, यानी कि सभी के साथ क्या हो? सभी को क्या हो? फ्रीडम हो, यानी हर एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को ध्यान में रख करके लिबरलिज्म चलता था। जो मिडिल क्लास की आइडियोलॉजी थी लिबरलिज्म, वो क्या चाहता था कि सभी क्या हो? सभी को फ्रीडम हो, यानी सभी को अपनी हर चीज को करने की स्वतंत्रता हो, ठीक। दूसरी चीज, सभी इक्वलिटी हो, सभी के बीच में क्या हो? इक्वलिटी हो, यानी कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई ऊंचा, कोई नीचा, इस तरीके की चीजें ना हो कि एरिस्टोक्रेट्स हैं तो भैया इनको सारे अधिकार मिले गए हैं, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की है, सारे टैक्सेस ये पे करें। तो ये जो अनइक्वलिटी थी इनका आइडियोलॉजी के बिहाफ पे था ये कि ये जो अनइक्वलिटी है ये नहीं होनी चाहिए, सभी इंडिविजुअल्स को फ्रीडम होनी चाहिए और सभी इंडिविजुअल्स के साथ इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी इंडिविजुअल्स को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो ये क्या था? लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी थी, ठीक है, ठीक है। जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी थी उसके अंदर की कुछ विचारधाराएं जो है यहाँ पे थी कि जो लिबरल्स थे, जो न्यू मिडिल क्लास थी, वो क्या चाहते थे कि लिबरल स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर, जो लिबरल है, जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी है वो किस पे स्टूड है? आपकी फ्रीडम और इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ बिफोर ऑफ द लॉ, की जो आपका एक लॉ होना चाहिए, जो कानून, उस कानून के बिहाफ पर सभी को क्या होने? समानता का अधिकार होना चाहिए। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों लिबरलिज्म आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम लोग अपनी एनसीईआरटी में लिबरलिज्म को दो स्फीयर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लिबरलिज्म को हम लोग दो स्फीयर्स में पढ़ने वाले हैं। पहला पॉलिटिकल स्फीयर, यानी पॉलिटिकल बेस पे लिबरलिज्म विचारधारा क्या थी, यानी जो ये लिबरलिज्म आइडियोलॉजी थी ये पॉलिटिकल बिहाफ पे क्या चेंजिंग चाहती थी। और दूसरा हम लोग इकोनॉमिक स्फीयर पे पढ़ेंगे कि इकोनॉमिकली स्फीयर पे ये क्या चेंजिंग चाहती थी। तो चलिए पहला हम लोग पढ़ते हैं लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल स्फीयर, ठीक है। लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल स्फीयर। तो लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल स्फीयर में वो क्या चाहती थी? इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो जो मिडिल क्लास की जो आइडियोलॉजी थी लिबरलिज्म, उसमें पॉलिटिकल स्फीयर पे अगर लिबरलिज्म की बात की जाए तो वहां पे सबसे पहली बात जो थी वो क्या थी? इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। जो गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए वो बाय कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। कैसी होनी चाहिए? कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, जो गवर्नमेंट का कंसेप्ट होना चाहिए वो बाय कंसेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लुइस 15 राजा था तो लुइस 15 का बेटा लुइस 16 राजा होगा, लुइस 16 के बाद उसका बेटा जो होगा वो राजा होगा। तो ये जो आइडियोलॉजी थी इसको खत्म करना चाहते थे। वो कहते थे कि जो गवर्नमेंट होगी, ठीक है, वो गवर्नमेंट बाय कंसेंट होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो पॉलिटिकल स्फीयर, लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल स्फीयर में
पहली बात जो थी लिबरलिज्म की जो पहली डिमांड थी वो ये थी। आगे क्या है, सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्रिकल प्रिविलेजेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन आर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। क्या हुआ था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, आपको पता है 1789 में क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, पर्टिकुलर नेपोलियन ने जो प्रिविलेजेस थे उसको खत्म कर दिया था, ठीक है। यानी कि उस समय जो रेवोल्यूशन आया था उस रेवोल्यूशन ने पूरी तरीके से जो भी उस समय की जो प्रिविलेजेस थे उनको खत्म कर दिया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट, और उसने क्या किया था, जो एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया था कि हमारे बीच एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसको हम इलेक्ट करेंगे, जो वो गवर्नमेंट बनाएगा और वो पार्लियामेंट में बैठेगा। तो क्या था कि इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, स्वाद चख लिया था किसका, स्वतंत्रता का, ठीक है, इंडिपेंडेंस का उन्होंने स्वाद चख लिया था। तो उनकी जो दूसरी आइडियोलॉजी थी वो यही थी, वो चाहते थे कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्राइटेरिया प्रिविलेजेस, ठीक, वो क्या होनी चाहिए कि पर्टिकुलर जो ऑटोक्रेसी है, जो प्रिविलेजेस हैं वो पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए, और क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हौच पौच हुआ होगा, फिर से समझते हैं क्या हो बताया मैंने आपको कि देखिए दूसरी पहली बात क्या थी कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट चाहिए था उनको, ऐसा नहीं था कि अगर बाप राजा है तो बेटा भी राजा बने, पहली चीज ये हो गई। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि वो चाहते थे कि पूरी तरीके से जो प्रिविलेजेस हैं, ऑटोक्रेसी है, वो पूरी तरीके से क्या कर दी जाए, खत्म कर दी जाए, समाप्त कर दी जाए, और जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए कि हमारे द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, और एक पार्लियामेंट होना चाहिए जहां पे सभी के अधिकारों को, सभी के सही और मतलब कि होना चाहिए, पार्लियामेंट में होना चाहिए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो वो हमें रिप्रेजेंट करें कि हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा। तो इस तरीके से पार्लियामेंट होनी चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो प्रिविलेजेस हैं, जो ऑटोक्रेसी है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। और पॉलिटिकल स्फीयर में तीसरी बात क्या थी, 19th सेंचुरी लिबरल आल्सो स्ट्रेस्ड एंड इन्वॉल्बिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। दूसरी चीज क्या थी कि प्रीवियस टाइम पे क्या हुआ करता था, इन 19th सेंचुरी लिबरल आल्सो स्ट्रेस्ड, ठीक है, लगभग 19th सेंचुरी की बात की जाए, 19th सेंचुरी में तो होता क्या था कि राजा का मन हुआ तो किसी की भी जमीन को हथिया लेता था कि इससे इसकी जमीन छीन लो, ठीक है, ये अब हमारी है, अब मैं यहाँ पे एक महल बनाऊंगा, यहाँ पे अपनी रानियों को रहने के लिए महल बनवाऊंगा, ये सारी चीज होती थी, ठीक। तो जो लिबरल थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने ये पॉलिटिकल स्फीयर में बात कही कि सभी को अपनी प्रॉपर्टी पर बाय बर्थ राइट होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने डिमांड करी कि जो इंसान है जिसने भी खून पसीने की मेहनत से घर बनाया है उसका बाय बर्थ उस पर क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, बाय बर्थ राइट होना चाहिए, कोई उससे उसका राइट जबरन नहीं छीन सकता है, ठीक है। यानी कि मेरा घर है, राजा चाहता है कि आज उसको ये घर चाहिए तो उसने मुझसे छिना लिया, क्यों, क्योंकि वो राजा है। तो इस बात को अपोज करते हुए उन्होंने लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल स्फीयर में जो थर्ड पॉइंट आता है आपका, उसमें उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी होगी उस पर उस इंसान का क्या होना चाहिए, बाय बर्थ राइट होना चाहिए, ठीक है, कोई उससे कुछ भी छीना ना सके, ठीक। आई होप यहाँ पे हम लोगों ने जो भी बातें पढ़ी वो आपको अच्छे समझ में आएगी। लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल स्फीयर क्या क्या पढ़ा, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, दूसरी चीज क्या पढ़ी, प्रिविलेजेस और ऑटोक्रेसी समाप्त होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट होना चाहिए, ठीक। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि किसी भी इंसान का की कोई भी प्रॉपर्टी है तो उस पे उसका बाय बर्थ राइट होना चाहिए, ठीक है, उससे कोई भी चीज कोई उससे छीन ना सके, ठीक। यहां तक आई होप आपको समझ में आएगा। आगे क्या लिखी गई एनसीईआरटी की लाइन है आपकी, येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। सफरेज का मतलब होता है वोटिंग राइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि सब कुछ तो उन्होंने डिमांड की, सब कुछ ऐसा था, लेकिन यहाँ पर भी क्या थे, थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी जो वुमेन्स थी उनको किसी भी तरीके का वोटिंग राइट नहीं मिली थी, मतलब कि सबकी राइट, इक्वलिटी की बात की जा रही थी, लेकिन इक्वलिटी भी किसकी, केवल मेंस की इक्वलिटी की बात की जा रही थी, वुमेन्स की तो बात ही नहीं की जा रही थी, ठीक है। यानी कि जब नेपोलियन आया था, उसने जैकोबिन क्लब बनाया था, तो कुछ समय के लिए जो वुमेन्स को वोटिंग राइट मिली थी वो भी अब खत्म हो गई थी बाद में, ठीक है। तो क्या था कि यहाँ पे एक चीज देखा जा रहा है कि सब कुछ तो सही था, लेकिन वुमेन्स को कहीं पर भी कोई भी कह सकते हैं कि वोटिंग राइट नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे यही बताया गया था, इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज,
ठीक है, यानी यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या है कि सभी को वोटिंग राइट्स नहीं मिल रही थी। वोटिंग राइट्स केवल उन्हीं के लिए थी जो क्या थे, थोड़े से समृद्ध थे, यानी पुअर पीजेंट्स को भी वोटिंग राइट नहीं था, ना ही किसी भी वर्ग के किसी भी क्लास की वुमेन्स को वोटिंग राइट था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज देखने को आपको मिलेगा। आई होप लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल स्फीयर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फीयर, यानी पॉलिटिकल स्फीयर पे हम लोगों ने देख लिया कि लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी कैसे काम कर रही थी, उसकी क्या क्या डिमांड थी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम देखने वाले इकोनॉमिकली कैसे लिबरलिज्म ने अपना एक अच्छा रोल प्ले किया है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं इन the economic sphere liberalism stood for the freedom for market and the abolition of the state imposed restrictions on the movement of goods and capital during the 19th century. This was a strong demand of the emerging middle class. ये जो इमर्जिंग मिडिल क्लास थी उसकी सबसे बड़ी डिमांड क्या थी, फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट की फ्रीडम, मार्केट की स्वतंत्रता। क्यों? क्योंकि देखिए मिडिल क्लास जो थी वो कहां से इमर्ज होकर के आ रही थी, मार्केट से इमर्ज होकर के आ रही थी। अगर मार्केट में रिस्ट्रिक्शंस होंगी तो होगा क्या कि जो मिडिल क्लास इमर्ज होकर के आ रही है वो धड़ाम से फिर गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस आ गई तो उन्हें ट्रेड छोड़ना पड़ेगा। अगर उन्होंने ट्रेड छोड़ दिया तो क्या होगा, वो गरीब हो जाएंगे, फिर से जहां पे थे उससे भी बदतर जीवन में चले जाएंगे। तो इसलिए उनकी सबसे पहली जो इमर्जिंग मिडिल क्लास थी उसकी सबसे पहली सबसे बड़ी डिमांड जो थी फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड एंड कैपिटल। जो गुड एंड कैपिटल के मूवमेंट पे जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको पूरी तरीके से वो हटाना चाहते थे। क्यों हटाना चाहते थे, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो पूरी की पूरी उनकी जो इमरजेंस बेस्ड थी वो किस पे बेस्ड थी, आपके फ्रीडम ऑफ मार्केट, यानी मार्केट की फ्रीडम पे बेस्ड थी। अगर मार्केट ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो उनकी जो ग्रोथ थी वो पूरी तरीके से रुक जाएगी और फिर वो जहां थे मिडिल क्लास से भी डाउन पे चले जाएंगे। ठीक, अब वो ऐसा क्यों चाहते थे, व्हाई? तो चैलेंजेस इन द इकोनॉमिक सेटअप एट दैट टाइम, उस समय क्या थे, बहुत ही इकोनॉमिक सेटअप आप देखोगे जो भी थे उसमें बहुत से चैलेंजेस थे। चैलेंजेस कैसे थे कि पर्टिकुलर उस समय क्या होता था, कोई स्टेट बिलोंग नहीं करता था, वहां पे क्या थे, अलग अलग रीजन थे। ठीक, तो डिफरेंट इन यूनिट ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ऑफ गुड, तो अलग अलग रीजन में क्या होता था, डिफरेंट डिफरेंट वेट थे, डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट के तरीके थे गुड्स के। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता था कि पर्टिकुलर किसी व्यापारी ने क्या किया, उस समय क्या होता था, काफी ट्रेड बैरियर टाइप का एक समझ सकते हैं, कह सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो टैक्सेस बहुत लगते थे। यानी हर रीजन पे आप किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के जा रहे हो तो हर रीजन में अलग अलग तरीके के वहां पे टैक्स पे करने पड़ते थे। यानी जितने भी रीजन है, तो मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है वो 10 रुपए का है, तो जितने भी वो रीजन में जाएगा उस रीजन पे एक एग्जांपल के तौर पर लीजिए, मान लीजिए 5%, तो हर रीजन पे उसको 5%, 6% हर रीजन के हिसाब से उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी 9 रुपए का सामान है, 90 रुपए दाम हो गया, पर्टिकुलर कोई इंसान खरीद नहीं पाएगा, दूसरी चीज उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा उस इंसान को। ठीक है, उस इंसान को जो पर्टिकुलर ट्रेड कर रहा है उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो अब क्या था, वहां मार्केट में रिस्ट्रिक्शंस थी, तो आदमी सोचते थे अरे भगाओ, इससे अच्छा है कि हम ट्रेड छोड़ करके कुछ और कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको कोई प्रॉफिट तो मिल नहीं रहा है, पर्टिकुलर नुकसान ही हो रहा है, इतना टैक्स इतना तामझाम कौन देखे। तो पहली डिमांड यही थी उनकी कि जो भी पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस है मार्केट में वो हटा दिए जाएं। जैसे वेट का, तो कहीं भी कुछ वेट होता, किसी मान लीजिए 1 किलो में 12 आम चढ़ रहे हैं, तो कहीं पे 1 किलो में 4 ही आम चढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके की क्या होती थी, वेटिंग होती थी। ठीक है, तो जिससे ये काफी नुकसान को झेलना पड़ जाता था, नुकसान सहन करना पड़ जाता था आपके पर्टिकुलर व्यापारियों को। ठीक है, मेजरमेंट के तरीके अलग थे। ठीक, तो आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है एल का। ठीक है, एल क्या है, एक मेजरमेंट का एक यूनिट रही होगी जो क्या थी, हर रीजन में अलग अलग थी। तो आई होप लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फीयर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहली चीज हमने पढ़ी लिबरलिज्म क्या होता है। तो लिबरलिज्म मिडिल क्लास की जो आइडियोलॉजी थी, जिस विचारधारा से वो प्रभावित थे, उस विचारधारा को हम क्या बोलते हैं, लिबरलिज्म बोलते हैं। उस लिबरलिज्म को हम लोगों ने अपनी इस पर्टिकुलर एनसीईआरटी में 2 पार्ट्स में पढ़ना है। हमें एक पॉलिटिकल स्फीयर में पढ़ना है, एक इकोनॉमिक स्फीयर में पढ़ना है। पॉलिटिकल स्फीयर में हम लोगों ने पहली चीज क्या पढ़ी, पहली चीज पढ़ी कि गवर्नमेंट बाय कंसर्ट होनी चाहिए। ठीक है, जो ऑटोक्रेसी थी एरिस्टोक्रेट्स की वो, और जो प्रिविलेजेस थे वो पूरी तरीके से समाप्त होने चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। दूसरी चीज
पार्लियामेंट होनी चाहिए। थर्ड पार्ट हमने क्या पढ़ा, थर्ड चीज हमने पढ़ी कि जो पर्टिकुलर किसी इंसान ने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बनाई है तो उस प्रॉपर्टी पर उस पर्टिकुलर इंसान का बाय बर्थ राइट होना चाहिए, उस राइट्स के थ्रू उससे कोई भी चीज जबरन नहीं छीन सके। जैसे चीजें हो गई। फिर उसी में हम लोगों ने देखा कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेगा, जहां पे क्या था कि जो पुअर पीजेंट्स थे, जो वुमेन्स थी, उनको वोटिंग राइट बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, केवल जो समृद्ध एक कह सकते हो कि जो पुरुष वर्ग था केवल उन्हीं को ही वोटिंग राइट्स ज्यादातर थी। ठीक, फिर हम लोगों ने इकोनॉमिक स्फीयर देखा। इकोनॉमिक स्फीयर में देखा कि जो इमर्जिंग मिडिल क्लास थी उसकी सबसे पहली डिमांड थी फ्रीडम ऑफ मार्केट। क्यों? क्योंकि उनकी इमर्जेंस मार्केट पे ही बेस्ड थी, यानी मार्केट जितनी फ्री होगी उतनी ज्यादा वो ग्रोथ कर पाएंगे। तो उनकी सबसे बड़ी डिमांड थी फ्रीडम ऑफ मार्केट की। क्यों? क्योंकि उस समय क्या था, बहुत ही डिफरेंसेस थे वेट को लेकर के, मेजरमेंट को लेकर के, टैक्सेस को लेकर के। हर रीजन पे अलग तरह के टैक्स लगते थे, हर अलग अलग तरह की वेटिंग थी, अलग अलग तरह के मेजरमेंट के तरीके थे, जिससे क्या होता था, जो व्यापारी वर्ग था उन व्यापारियों को जो ट्रेड कर रहे थे उनको काफी नुकसान क्या करना पड़ता था, वहन करना पड़ता था, नुकसान हो जाता था, जिससे वो व्यापार छोड़ देते थे। ठीक, अब व्यापार छोड़ देगा इंसान तो फिर दबाव हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होती थी। तो पर्टिकुलर इस चीज को लेकर के उन्होंने क्या किया था, डिमांड की थी फ्रीडम ऑफ मार्केट, यानी मार्केट की फ्रीडम की उन्होंने क्या की थी, डिमांड की थी। आई होप यहां तक आपको कहानी सारी समझ में आ गई होगी। ठीक, तो अब क्या हुआ था कि कैसे इस मिडिल क्लास ने इस लिबरलिज्म में आपके रेवोल्यूशन में एक मेन रोल क्या क्या प्ले किया है, तो उसको देखते हैं, और कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग को इस पर्टिकुलर मिडिल क्लास ने आगे बढ़ाया है वो बात देखते हैं। तो सच कंडीशन वर व्यूड एज दी ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लास। ठीक है, जो न्यू कमर्शियल क्लास लगातार ग्रोथ कर रही थी उसने क्या किया था, देखा था कि इकोनॉमी किस तरीके से यहाँ पे पर्टिकुलर चेंजिंग आ रही है, यानी कि वो चाहती थी कि मार्केट जो हो पूरी तरीके से फ्री हो। तो वो देख रहे थे कि मार्केट फ्री नहीं है। ठीक, मार्केट फ्री नहीं है, बहुत सी प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट हो रही थी। तो अब इन सारी चीजों को देखें तो सच कंडीशन वर व्यूड एज दी ऑब्स्टेकल्स एज टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड द ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लास। न्यू कमर्शियल क्लास का मतलब क्या है कि आपकी जो पर्टिकुलर मिडिल क्लास थी उसकी बात की जा रही है। ठीक, तो सर्टेन अब उनको क्या चाहिए था, फ्री मार्केट चाहिए थी। ठीक है, उन्होंने सारी सिचुएशंस को देखा हुआ था, सारे जो भी कंडीशंस थी उन्होंने फेस किया। अब उनके मन में डर था, डर ये था कि किसी तरीके से लड़ भिड़ करके थोड़ा बहुत हम इतने ऊपर आए, अगर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी मार्केट तो हम फिर से धड़ाम से नीचे की तरफ गिर जाएंगे। तो ये सारी चीजें उन्होंने देखी थी। अब इस चीज को देख करके उनको लगा कि मार्केट फ्री करानी पड़ेगी। अब मार्केट फ्री कैसे होगी, तो मार्केट फ्री होने के पीछे कुछ कंसेप्ट होगा। तो अब यहाँ पे ये हो रहा था कि मार्केट फ्री कैसे कराया जाए। बैठा है लुई 16, अब लुई 16 मार्केट क्यों फ्री करेगा, क्यों चाहेगा कि कोई मेरे बराबर आ जाए। ठीक, आप कभी चाहोगे कि कोई आपसे नीचे का है तो आपसे ऊपर आ जाए। अगर मान लीजिए कभी आपकी पोजीशन क्लास में फर्स्ट आती है तो आप नहीं चाहोगे कोई और बच्चा आपकी जगह फर्स्ट आ जाए, तो उसे देख के लुई 16 भी चाहेगा तो रोकेगा। तो यानी कि अगर मोनार्क सिस्टम में हम मार्केट को फ्री करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है। तो इसी बात को समझाने के लिए आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया गया है जर्मनी का। तो सर्टेन ऑफ द यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंड्रेड मूवमेंट ऑफ गुड पीपल एंड कैपिटल। ठीक है, इन सारी सिचुएशन से उभरने के लिए जो पर्टिकुलर ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या कहा कि अब उनको लगा कि एक ऐसा नेशन होना चाहिए जिसपे एक राजा हो, और वो राजा क्या करे, सारी मार्केट को कंट्रोल करे, पूरे देश को कंट्रोल करे और एक जैसा रूल बनाए। तो अब ये चीज अचानक से होना पॉसिबल तो थी नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो नेशन स्टेट तो बाद में बनाएंगे, पहले हम एक ऐसी टेरिटरी बनाते हैं जिसकी मार्केट पूरी तरीके से क्या हो, फ्री हो, जहां पे कैपिटल गुड्स को ले जाना ले आना सब फ्री हो। फ्री का मतलब क्या हो, मार्केट फ्री होनी चाहिए, यानी उस मार्केट में जो मेजरमेंट का, जो वेट का तरीका है वो सेम होना चाहिए, और लोगों के आने जाने यानी कोई भी आकर के वहां पे ट्रेड कर सके, ऐसा होना चाहिए। तो क्रिएटिंग यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, एक ऐसी इकोनॉमिक टेरिटरी क्या की जाए, यूनिफाइड की जाए, जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड पीपल एंड कैपिटल, ठीक है, जो क्या हो जाए, अनहिंडेड रहे, यानी किसी भी तरीके का हिंड्रेंस ना हो, कोई भी तरीके की बाधा ना हो, गुड कैपिटल और आपके पीपल्स को आने और जाने में। ठीक है, आई बात समझ में। तो यानी उन्होंने सारी सिचुएशन देखी, उससे उन्होंने सोचा कि एक फ्री मार्केट होनी चाहिए, एक नेशन स्टेट होना चाहिए। ये नेशन स्टेट कैसे बनेगा, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया कि
पर्टिकुलर, चलो पहले एक टेरिटरी बनाते हैं, उस टेरिटरी में हम सारी चीजों को सेम रखेंगे जिससे हमारा जो इमरजेंस जिस भी यहाँ पे हुआ यानी हम अब लगातार ग्रोथ कर पाए, दबे नहीं। ठीक, तो अब क्या हुआ था, अब आपकी बुक में क्या दिया गया है, एक इसी तरीके की एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी का एग्जांपल दिया गया है जो कि जर्मनी में हुई थी। ठीक, तो इन 1834 अ कस्टम्स यूनियन और जॉलवरीन क्या है, एक इकोनॉमिक टेरिटरी है जहां पे ट्रेड वगैरह होता था। तो जॉलवरीन वाज फॉर्म्ड एट अ इनिशिएटिव ऑफ पुर्सिया एंड ज्वाइंड बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। क्या था, पुर्सिया में पहले जर्मनी जैसा कोई स्टेट नहीं था, तो वहां पे पर्शियन एम्पायर हुआ करता था। तो पुर्सिया में क्या हुआ था, जॉलवरीन एक इकोनॉमिक टेरिटरी बनाई गई थी जहां पर जर्मनी के बहुत से स्टेट्स के जो भी ट्रेडर थे वो ज्वाइन हुए थे। ठीक है, द यूनियन अबॉलिश्ड द टैरिफ बैरियर एंड रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ करेंसी फॉर ओवर 30 to 2। ठीक है, लगभग 30 से ज्यादा करेंसीज जो थी, मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने जो टैरिफ बैरियर था, जो टैक्सेस लगते थे हर एक रीजन में जाने पे, उसको खत्म किया। रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज, जो अलग अलग मतलब कि हर रीजन में अलग अलग तरह की करेंसी होती थी, तो उस अलग अलग तरह की करेंसीज को भी क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। द सर्टेन ऑफ द नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी हेंसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशन यूनिफिकेशन। अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, होने लगा था, रेलवे लाइंस वगैरह बिछ गई थी। रेलवे लाइन से क्या हुआ था, लोग एक रीजन के लोग दूसरे रीजन से मिलने लगे। ठीक है, एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट लोगों के बीच में बढ़ने लगा, जिससे क्या होने लगी कि पर्टिकुलर जो इमरजेंस जिसपे बेस्ड थी आपके मिडिल क्लास की, वो और बढ़ने लगी, यानी मिडिल क्लास थोड़ा सा और ग्रोथ करने लगा। तो ये एक एग्जांपल दिया था कि एक इकोनॉमिक टेरिटरी की बात की गई, उस इकोनॉमिक टेरिटरी में आपको एक इकोनॉमिक टेरिटरी का एग्जांपल दिया गया जो पर्शिया में बना था, जिसका नाम था जॉलवरीन, जिसमें जर्मनी के काफी स्टेट्स क्या हुए थे, इन्वॉल्व हुए थे। उस पर्टिकुलर जॉलवरीन इकोनॉमिक स्टेट्स में क्या था, रिड्यूस कर दिया गया था नंबर ऑफ करेंसीज को, वेट को, ठीक है, टैक्सेस को बिल्कुल तरीके से रिड्यूस कर दिया गया था। थर्ड चीज क्या थी कि यहाँ से क्या होने लगा था, रेलवे लाइंस वगैरह बिछ गई थी, जिससे क्या होने लगा, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था लोगों के बीच का वो बढ़ने लगा, और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके आराम से क्या करने लगे, ट्रेड वगैरह करने लगे। ठीक, यानी वो जो मार्केट फ्री करना चाहते थे वो धीरे धीरे वो मार्केट फ्री करने लगे थे। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिस्ट स्ट्रेंथेंड द वाइडर नेशनलिस्ट सीमेंटिंग ग्रोविंग एट दैट टाइम। ठीक है, अब क्या होने लगा कि जो पर्टिकुलर आप देखोगे को जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन, जो इकोनॉमिक पर्टिकुलर जो स्ट्रेंथ चलती आ रही थी, जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो जो इमर्ज होकर के काफी पावरफुल तरीके से आ रही थी जो मिडिल क्लास की, वो क्या थी, ग्रोइंग एट दैट टाइम, एट दी टाइम। ठीक, उस समय जो सेंटिमेंट्स थे, नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स थे, जो इकोनॉमिक जो पर्टिकुलर इकोनॉमिक नेशनलिज्म की जो सेंटिमेंट्स थे, उस पर्टिकुलर टाइम में काफी ज्यादा ग्रो कर रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है बच्चों, तो आई होप जो लिबरलिज्म का जो कंसेप्ट था, जो लिबरलिज्म की हम लोग आज बात करने वाले थे, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, लिबरलिज्म क्या होता है। ठीक है, लिबरलिज्म दो पार्ट्स में हम लोगों ने पढ़े, लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फीयर, लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल स्फीयर। ठीक है, इकोनॉमिक स्फीयर में हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट बाय कंसर्न होना चाहिए, पार्लियामेंट होनी चाहिए, ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। तीसरी चीज, किसी भी अपनी प्रॉपर्टी पर बाय बर्थ राइट होना चाहिए, कोई उसे छीन ना सके। इकोनॉमिक स्फीयर में देखा हम लोगों ने कि क्या चाहिए, मार्केट फ्री होनी चाहिए। ठीक, आगे हम लोगों ने क्या देखा कि जो मिडिल क्लास थी, इमरजेंट मिडिल क्लास थी, वो क्या थी, उसके मन में ये बात आई कि अगर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी मार्केट तो हम क्या थे, जहां पर थे वहां से भी धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। तो एक फ्री मार्केट की चाहिए था उनको। तो फ्री मार्केट कैसे होगा, मुनार को हटाना पड़ेगा। तो मुनार को हटाने के लिए उन्होंने दिमाग में बात लाई, तो उन्होंने सोचा कि अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इससे पहले हम क्या करते हैं, एक फ्री मतलब कि एक इकोनॉमिक टेरिटरी बनाते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक टेरिटरी बनाई गई जहां पे उन्होंने अपने आप को और क्या किया, ग्रो कराया। ठीक है, तो उसमें आपको एक एग्जांपल दिया था जॉलवरीन का, जो पर्शियन एम्पायर में बना हुआ था, जर्मनी के वहां के स्टेट्स जो थे, उसमें काफी स्टेट्स आकर के क्या हुए, मिले। उन्होंने वहां पे टैरिफ, टैक्सेस, ठीक है, रिड्यूस मेजरमेंट्स, ठीक है, सॉरी, रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसीज, ठीक है, रिड्यूस नंबर ऑफ वेट, नंबर ऑफ मेजरमेंट, इन सभी चीजों को उन्होंने क्या किया था, रिड्यूस किया था। और फिर वहां पे क्या होता, रेलवे लाइंस वगैरह बिछने लगी। रेलवे लाइन से क्या होता, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था लोगों का बढ़ने लगा और लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने लगे, जिससे जो मिडिल क्लास थी, जिसकी इमरजेंसी मार्केट में बेस्ड थी, वो लगातार ग्रोथ करते चले गए, वो डाउन नहीं हुए। ठीक, तो बच्चों
आई होप यहां तक की कहानी जो अभी हम लोगों ने पढ़ी है पूरी की पूरी, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आई होप अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरीके से पढ़ते रहें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और उसे अच्छे से समझेंगे। अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप कमेंट करके हमें वीडियोस कैसी थी, कैसी लगी, वो आप हमको बताना चाहिए। थैंक यू सो मच।